हेलो, मैं उत्कर्ष गुप्ता, एक 9 पॉइंटर हूँ मैकेनिकल डिपार्टमेंट आईटी बॉम्बे में। और इस वीडियो के साथ हम स्टार्ट करने वाले हैं डिस्कशन हमारा मोमेंट ऑफ फोर्सेस, जो कि बेसिकली टॉक भी कहलाता है। हम देखेंगे किस तरीके से हम इस चीज़ को डिफाइन करते हैं और ये किस तरीके से यूज होता है। बेसिकली इसकी डेफिनेशंस और इसके कॉन्सेप्ट्स का हम एक डिस्कशन करेंगे। और ये थोड़ा इंट्रोडक्टरी हो क्योंकि टॉपिक बहुत वाइड है और काफ़ी ज़्यादा एप्लीकेबल है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला चीज़ ये कि हम क्यों पढ़ रहे हैं, इसके जो भी हम कॉन्सेप्ट्स और डेफिनेशंस यूज करने वाले हैं वो काफ़ी ज़्यादा यूज होने वाला है फॉर आर इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। मोमेंट्स बहुत ही कॉमनली यूज होते हैं, ऑपरेट होते हैं इवन इन आवर फिजिकल सिस्टम। सो इस पर्सपेक्टिव से भी इज मोर मोस्ट इट्स अ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक सिमिलर टू आवर फोर्सेज जो हम बहुत कॉमनली यूज करते हैं। अब दूसरी चीज़ ये भी कि हम जब अपने अलग अलग चीज़ों की स्टडी करेंगे, जैसे हायर लेवल पे जाके स्ट्रेस का एनालिसिस देखेंगे, मशीन्स के डिज़ाइन देखेंगे, इवन हमारे फ्लूइड के फ्लो को भी डिस्कस करेंगे, तब इन दैट सिनेरियो ऑल्सो मोमेंट्स आते हैं पर्टिकुलरली फॉर फोर्स के लिए। और वो हमें वहाँ पे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा और हमें ये चीज़ें क्लियर होनी चाहिए सो दैट वी आर एबल टू अंडरस्टैंड दोज कॉम्प्लेक्स एनालिसिस। ठीक है, सो इसे हम डिस्कस करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं कि इसका डेफिनेशन क्या है। मोमेंट बेसिकली क्या है, एक मेजर है हमारे किसी फोर्स का बॉडी को रोटेट करने की टेंडेंसी को। और वो किसके अबाउट करेगा, किसी पर्टिकुलर एक्सेस के। और वो एक्सेस क्या होगी हम उसे भी देखते हैं। बट ओवरऑल ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि हमारे फोर्स की जो टेंडेंसी है किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करने की, वो ही बेसिकली मोमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अब हमारे पास एक डायग्राम के थ्रू और एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। हमने एक रेंच देखा होगा। रेंच बेसिकली एक डिवाइस होता है जिसके थ्रू हम नट्स मतलब बेसिकली टाइट करते हैं थ्रू आर नट्स। या फिर हमारे पास इवन इफ यू हैव अ पाइप, जैसे अगर तुम्हें टाइट करना है रोटेट करने के लिए, इवन यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ बॉटल का कैप। बॉटल कैप को हम रोटेट करते हैं, उस पर हम फोर्स लगाते हैं टेंजेंशियली सो दैट कि वो मूव करे। और जो उसका रोटेशन एक्शन होता है वो उसको ऊपर या फिर नीचे लेके जाता है, डिपेंडिंग कि हम किस टाइप से फोर्स लगा रहे हैं और हम कितना फोर्स लगा रहे हैं। वो ये भी डिपेंड करेगा कितना ऊपर जा रहे हैं या कितनी तेजी से नीचे। अब रेंच का एग्जांपल देखते हैं। यहाँ पे एक पर्सन का हाथ है जो एक पर्टिकुलर फोर्स एफ लगा रहा है। वो रेंच जहाँ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन है, पहला चीज ये नोटिस करने का कि हमारा जो रेंच है वो उस पाइप को जोड़ रहा है हिज हैंड से। मैं भी यहाँ पे पॉइंट कॉन्टेक्ट मान के चल रहा हूँ, इवन दो इट्स नॉट वैलिड, क्योंकि वो बेसिकली ऐसा तो नहीं होगा कि वो एक पॉइंट पे ही कनेक्ट हो रहा है, स्पेशली फॉर द केस ऑफ हैंड। बट स्टिल वी कैन एज्यूम कि वो एक पॉइंट कॉन्टेक्ट है। सो इन दैट सिनेरियो क्या है कि जो हमारा पॉइंट जो पाइप पे है उसको लेके जाए हम हैंड तक, जो पर्टिकुलर डिस्टेंस है अलोंग द रेंज, वो डी है। ठीक है, पाइप जो है वो इस जो हाथ और जो रेंच है, हम उसको मान के चलो एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे ये दोनों चीजें एग्जिस्ट कर रही हैं। तो जो मेरा पाइप की लेंथ होगी वो इन दोनों की परपेंडिकुलर है, नॉर्मली अपवर्ड। तो मुझे ये पता है कि इसकी जो डायरेक्शन है वो वर्टिकली अप है। और डी जो है मेरा, अभी यहाँ पे वेक्टर्स के टर्म में ना भी देखो, स्टिल जो एफ और डी जिस प्लेन पे लाई कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में जो ये हमारा पाइप की डायरेक्शन है, पाइप की एक्सिस है, वो परपेंडिकुलर है या नॉर्मल है उस प्लेन के। तीसरा चीज, हमारा जो एफ ये जो फोर्स पर्सन अप्लाई कर रहा है वो रेंज के जस्ट परपेंडिकुलर है सो दैट वो मैक्सिमम। इसको तुम ऐसे फिजिकली भी चेक कर सकते हो। अगर तुम किसी रेंज को मूव करना है और तुम उसका फोर्स थोड़ा अपना हाथ टिल्ट करके लगाओगे, तो इन दैट सिनेरियो वो ज्यादा अच्छे से काम नहीं करेगा, तुम्हारा एनर्जी वेस्ट होगा। बट तुम जैसे जैसे उसके एंगल को चेंज करोगे सच दैट कि तुम्हारा रेंज के संग एंगल 90 डिग्री का होने लगेगा, और ऐसे सिनेरियो में अगर तुमसे पुल करोगे तो तुम्हारी एनर्जी कम वेस्ट होगी और तुम्हारे वो आउटपुट ज्यादा जल्दी मिलेगा। ये बेस्ड ऑन मतलब प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस के बेस पे हम इस चीज को ऐसे एक्सप्लोर करके देख सकते हैं कि हाँ ऐसा होता है। तो हमें एक चीज नोटिस हो रही है कि हमारी फोर्स पे डिपेंड तो कर रहा है और फोर्स के एंगल पे भी डिपेंड। क्यों, ये तो मैं पता है कि अगर मैं हल्के से खींचूंगा तो नहीं होने वाला। इसका मतलब फोर्स मुझे बढ़ाना है, एक पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ फोर्स में चाहिए। तो इसका मतलब फोर्स पे तो डायरेक्टली डिपेंडेंट है, मेरा जो भी मोमेंट है, जो भी एक्शन हो रहा है वो डिपेंडेंट है। दूसरा ये भी हमने अभी डायरेक्शन का भी देख ही लिया है। डायरेक्शन का भी हम यहाँ पे थोड़ा बाद में डिस्कस करते हैं। अभी तो मान के चलते हैं कि हमारा फोर्स परपेंडिकुलर ही है अपने जो भी डिस्टेंस के है, दो पॉइंट्स को ज्वाइन कर रहे हैं। तीसरी चीज पे वो डिपेंड करता है, वो हमारी होती है डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन और जहाँ पे वो एक्सेस है। इसका एक सिंपल एग्जांपल, अगर तुम्हें किसी गेट को खोलना है तो इन दैट केस तुम उसके डोर के सबसे एंड में जाके उसको पुल करते हो। इसका सिंपल रीजन ये कि हम जो भी गेट में हमारा हैंडल होता है वो हम गेट के सबसे एंड में क्यों लगाते हैं, उसको हम जस्ट उसके हिंज के पास क्यों नहीं लगाते। उसका सिंपल रीजन है, अगर तुम्हें हिंज के पास से उसे पुल करना होगा तो उसमें काफी ज्यादा एफर्ट लगेगा इन कंपेरिजन टू उसको बहुत दूर से पुल करना। सिमिलरली जितना लंबा रेंज होगा तुम्हें कम एफर्ट लगाना पड़ेगा और वो तुम्हारा ज्यादा जल्दी खुलेगा। इसका सिंपल सा एक हमें यहाँ से डायरेक्टली कनेक्शन दिख रहा है कि ये डिस्टेंस भी मैटर कर रही है, हम कितना मोमेंट या कितना वो रोटेटिंग वाला एक्शन बना पा रहे हैं। तो हमारे पास अभी तीन पैरामीटर्स हैं जो कि ये चीज को इफेक्ट कर रहे हैं। अभी हम यहाँ पे ये चीज मान के चल रहे हैं एंगल 90 डिग्री, तो हमारे पास अभी सिर्फ दो ही पैरामीटर्स हैं जिन पर हमें डिपेंड कर रहा है, यानी कि फोर्स का मैग्नीट्यूड और हमारे डिस्टेंस जितनी है उसके पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स और जो एक्सेस हमारी है जिसके अबाउट वो चीज रोटेट कर रहे हैं। अब इस
पर्टिकुलर क्वांटिटी जो मोमेंट होता है फोर्स का, हम उसे टॉर्क भी बोलते हैं। कॉमनली ऑपरेटेबल यूज टर्म है जो बहुत ज़्यादा ही यूज होता है। इसके अलावा इसकी ऐसा यूनिट न्यूटन मीटर है, वो हम अभी इसके फॉर्मूला के थ्रू भी डायरेक्टली देख सकते हैं, बट यू कैन कीप इट इन माइंड। अब यहाँ पे चीज देखते हैं, हमने जैसे बोला कि वो डिपेंड किस पे कर रहा है, डिस्टेंस पे भी कर रहा है, उसके मैग्नीट्यूड पे भी डिपेंड कर रहा है, और साथ साथ उसके फोर्स पे भी डिपेंड कर रहा है। हम उसको इन शॉर्ट एक सिंगल इक्वेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं कि वो इन दोनों के प्रोडक्ट के इक्वल है। इट केम आउट टू बी उनका प्रोडक्ट सिंपली। तो हमारा जो मोमेंट है उन दोनों के, उनके मोमेंट का जो हमारा स्केलर फॉर्म में लिख रहे हैं यहाँ पे। यहाँ देखो हमने इसे बोल्ड नहीं करा, हमने इसको एक्स्ट्रा एरो या फिर अंडरलाइन नहीं करा। इसका मतलब ये चीजें, सारी चीजें जैसे क्वेश्चन में है वो सब एक स्केलर है। प्लस ये इटैलिक्स में भी लिखा, तो ये चीज श्योर करती है कि स्केलर है। और ये दूसरी साइड हमारे आरएचएस में लिखा है फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का मल्टीप्लीकेशन। तो जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली उसी चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि हम दोनों को अगर बढ़ाएंगे तो हमारा मोमेंट भी बढ़ेगा प्रोपोर्शनली। अब यहाँ पे हम ये चीज पहले डिस्कस कर चुके हैं, जो हमारा फोर्स है वो जो डिस्टेंस है उन दो पॉइंट्स के बीच में, और जो हमारा मोमेंट है वो तीनों के तीनों एक दूसरे से परपेंडिकुलर होता है। ये हमने देखा है। फॉर दैट पर्टिकुलर केस हम अभी लेके चल रहे हैं, हम डिफाइन अपनी डेफिनेशन के स्पेसिफिकली हम आगे देखेंगे कि हम इसे कैसे जनरलाइज कर सकते हैं, सो दैट कि ये परपेंडिकुलर वाली कंडीशन ना भी सेटिस्फाई हो फिर भी हम मोमेंट निकाल सकें। अब यहाँ पे कन्वेंशन देख लेते हैं जो बहुत कॉमनली यूज होता है। पहला चीज ये कि काउंटर क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होता है। उससे पहले एक चीज ऐसा करते हैं, 2D में देखते हैं, सो दैट कि हम इस चीज को एज अ विजुअली देख सकें। फिर हम 3D का भी एग्जांपल लेते हैं। 2D केस में पहली बात तो जो भी हमारा मोमेंट होता है उसे रिप्रेजेंट करते हैं एज अ कर्व। इसके केस में क्या है, यहाँ देखो फोर्स F है, ये पॉइंट ए है, जो हमारा फोर्स का लाइन ऑफ एक्शन है, जिस लाइन के अलॉन्ग फोर्स लग रहा है उससे जो परपेंडिकुलर और ए पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो मैं डी से डिनोट कर रहा हूँ। तो इसका मतलब क्या हुआ, डी और एफ के बीच में 90 का एंगल है, और मुझे डिफाइंड है कि डी का मैग्नीट्यूड क्या है, एफ का मैग्नीट्यूड तो मुझे पता है क्योंकि मैं एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ। अब वो किस किस एक्सेस के अलॉन्ग इसे मूव कर रहा है, वो एक्सेस क्या है, वो पॉइंट ए से पास करी है और उसे एज्यूम कर सकते हो तुम प्लेन से बाहर निकल रही है, एक्जैक्टली परपेंडिकुलर है प्लेन के बाहर। सो उस पर्टिकुलर एक्सेस के थ्रू वो चीज कैसे रोटेट कर रही है, मेरा अगर मैं इसको अगर देखना है तो हमारे राइट हैंड रूल यूज करते हैं। राइट हैंड रूल के अकॉर्डिंग हम डिस्टेंस की डायरेक्शन जहाँ पे पॉइंट एक्सेस है, एक्सेस से पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन जहाँ पे हमारा फोर्स जिस लाइन से पास कर रहा है और जहाँ पे हमारा ये डिस्टेंस वाला जो चीज़ है वो उसे टच कर रहा है, उस लाइन डायरेक्शन के अलॉन्ग हम अपनी इन फिंगर्स को मूव करेंगे। फिर हम फोर्स के डायरेक्शन में उन्हें कर्ल करेंगे। फॉर दैट केस हम डी की तरफ मूव करा, फिर हमने कर्ल करा एफ की तरफ। तो जिस तरफ हमारा थंब पॉइंट करेगा वो हमारी बेसिकली डायरेक्शन बताएगी मोमेंट का। एक ही केस में क्या हो रहा है, हम डी की तरफ मूव किया, हमने एफ की डायरेक्शन की तरफ अपनी फिंगर कर्ल करी, तो वो कहते हैं प्लेन के बाहर हमारी फिंगर थंब को पॉइंट कर रहा है। इस वजह से हमारा जो मोमेंट है वो प्लेन के बाहर है। अब उसे रिप्रेजेंट मुझे करना है 2D में, तो उसका सिंपल तरीका क्या है, मैं ऐसे कर्ल को ड्रॉ कर रहा हूँ। जैसे डॉटेड कर्ल है वो बेसिकली मेरे मोमेंट एम को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये अगर ये डिस्टिंग्विश बेसिकली क्या कर रहा है, एक मोमेंट और एक फोर्स को। फोर्स होता है तो एक स्ट्रेट लाइन होती है, हम मैक्स टू मैक्स हमेशा फोर्सेस को एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ड्रॉ करते हैं। मोमेंट के केस में हम स्पेसिफिकली हम उसे एज अ कर्व की तरह ड्रॉ करें, सो दैट वी कैन डिस्टिंग्विश। हम यहाँ पे आगे जितना भी एनालिसिस होगा हम उसमें मोमेंट को हमेशा एज अ वेक्टर ट्रीट करेंगे, और वो वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, अलोंग द एक्सिस जिस तरफ भी हमारा थंब पॉइंट कर रहा है हम उसे ले रहे हैं एज अ वेक्टर, सो दैट कि हम जो सम करेंगे वो वेक्टर सम कर सकें उसका। रिप्रेजेंट अगर 2D में करते हैं ऐसा कर्ल करते हैं। अगर हम उसे ऐसे वेक्टर की तरह ही रिप्रेजेंट करें, मतलब स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करें, तो हम उसमें डबल हेड लगाते हैं, डबल एरो लगाते हैं। यानी कि मैं इस वेक्टर यहाँ जैसे कि वाले किसी एफ और डी की डायरेक्शन में ऐसे मूव करने की कोशिश करेगा, तो इसका जो भी मोमेंट होगा वो स्ट्राइक के जस्ट वर्टिकली अप होगा। तो इसको मैं अगर रिप्रेजेंट करना है तो मैं इसे डबल एरो से रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। इसका जो भी मोमेंट होगा, जो एफ और डी का प्रोडक्ट होगा, वो बेसिकली ऐसे भी रिप्रेजेंट हो सकता है। तो हमने दो तरीके देख लिए, 3D में करना है तो हम डबल एरो लगा रहे हैं, और हमें 2D में करना है तो सिर्फ मैंने करवा। अब यहाँ पे हमारा कन्वेंशन, ये 2D वाले केस में हम इसे देख रहे हैं जिस तरीके से देख रहे हैं, अगर हमारा वो डायरेक्शन काउंटर क्लॉकवाइज है, सिंपल सी बात है, अगर काउंटर क्लॉकवाइज है इसका मतलब जो इसका जेड डायरेक्शन या फिर जो भी एक्सेस है वो प्लेन के बाहर आ रही है, उसको हमें मैच करना है मोमेंट को, इस वजह से काउंटर क्लॉकवाइज हमारा पॉजिटिव होगा, और अकॉर्डिंगली जो भी क्लॉकवाइज होगा वो नेगेटिव होगा। 3D में ऐसे डायरेक्टली विजुअलाइज करने इज अ बिट डिफिकल्ट, बट इन दैट केस हमें वैसे ही वेक्टर्स को यूज करना ज्यादा बेटर है अब विजुअली इंस्पेक्ट करने से। ठीक है, तो अब इसी जो हमने टू स्केलर के टर्म्स में मोमेंट की डेफिनेशन देखी थी, हम उसी को एक्सटेंड कर रहे हैं और लेके जा रहे हैं हमारे वेक्टर्स के टर्म्स में। हम वेक्टर्स के टर्म्स में हमने मोमेंट को डिफाइन करते हैं एज अ क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ आर वेक्टर और एफ वेक्टर। आर वेक्टर क्या है, हमारा पोजीशन वेक्टर, वो डिफाइन करता है हमारी एक्सेस से लेके हमारे फोर्स की जो लाइन ऑफ एप्लीकेशन है उसके अलॉन्ग जो वेक्टर ज्वाइन कर रहा है उन दो लाइन्स को, उसको रिप्रेजेंट करता है हमारा आर वेक्टर। और हमारा एफ जो है वो बेसिकली फोर्स का वेक्टर है, तो वो हमें पता है एफ का वेक्टर, हमने उसके टर्म्स में डिफाइन कर दिया हमारा मोमेंट का वेक्टर। अब क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट बेसिकली क्या करेगा, हम उन दोनों के वेक्टर्स लेंगे, उन वेक्टर्स का वेक्टर प्रोडक्ट करेंगे जो बेसिकली डिफाइन होता है
आर एफ साइन थीटा के टर्म्स में, और उसके साथ में एक होता है एक यूनिट वेक्टर होता है जिसे हम जनरली एन के टर्म्स में डिनोट करते हैं, और वो कहाँ पॉइंट करता है, जहाँ आर और एफ का प्लेन है उसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन हो। अगर मैं आर क्रॉस एफ को डिफाइन करूँ तो इस तरह से करूँ। अब यही चीज देखो हमारे एम को कैसे डिनोट कर रही है। हमारा इसमें आर और एफ का जो साइन, आर और एफ साइन थीटा है, ठीक है। अब इस डायग्राम में देखो मेरा आर तो यहाँ पर है, आर परपेंडिकुलर नहीं है, वो ए से जा रहा है, वो एफ से किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे टच कर रहा है। वो कोई भी आर्बिटरी पॉइंट ले लो ए का, तो ये आर्बिटरी पॉइंट ए प्राइम पे जाके टच कर रहा है, बट आर इसका मतलब क्या, वो परपेंडिकुलर होना इज नॉट इम्पॉर्टेंट। बट डी हमारा डिफाइंड है, क्योंकि एक पॉइंट से एक लाइन पे एक ही यूनिक परपेंडिकुलर होता है और वही शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है। तो वो जो डिस्टेंस डी है वो हमें पता है कि ये फिक्स्ड है, और ये उस लाइन के अलॉन्ग ये हमारा इकलौता परपेंडिकुलर है। आर कोई भी लाइन होगी वो डी से हमेशा बड़ी होगी, और वो ये डिसाइड है कि उसका एंगल 90 डिग्री नहीं होगा, वो कुछ ना कुछ ऑब्ट्यूज या एक्यूट एंगल बना रहा होगा। तो हमारे पास आर है और एफ है, हमें निकालना था एम। मैं आर का अगर साइन लूंगा, मेरे पास अल्फा मैंने किस हिसाब से डिफाइन किया, ये आर और एफ के बीच का एंगल है। इसी को अगर मैं यहाँ पे देखूँ, ये इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल होने की वजह से ये एंगल भी सेम होगा। तो मैं आर का यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ये ट्राइंगल जो बन रहा है आर और इसका डी का। तो इसमें आर मेरा हाइपोटेनियस है, डी मेरा परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री मैंने डिफाइन करा, और मेरा अल्फा ही है। इसको मैं साइन कैसे लिखूंगा, साइन जो हमारा होता है वो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस होता है, तो परपेंडिकुलर हो गया डी और हाइपोटेनियस हो गया हमारा आर। वही चीज को मैं बेसिकली आर को यहाँ ले जाऊंगा, तो डी इज इक्वल टू आर साइन थीटा। तो मैं इस आर साइन थीटा को, जो यहाँ पर डी आर साइन थीटा, उसे डी लिख सकता हूँ। बेसिकली मैं उसे एफ इंटू डी लिख सकता हूँ। तो मैग्नीट्यूड वाइज हमने देख लिया कि ये मोमेंट और वो वाला मोमेंट जो हमने पहले डिफाइन किया था वो एक्जैक्टली सेम है। अब डायरेक्शन वाइज क्या, आर की डायरेक्शन में पॉइंट करना है अपने फिंगर्स, उसे क्रॉस करना है अलॉन्ग एफ, जहाँ पे हमारा थंब पॉइंट करेगा वो एम की डायरेक्शन होती है। अब हमें ये देखना है कि वो एम की डायरेक्शन के इक्वल है या नहीं। आर के अलॉन्ग हमने फिंगर पॉइंट करी, हमने कर्ल किया एफ की डायरेक्शन के अलॉन्ग, तो हमारे जहाँ भी थंब पॉइंट किया वो वर्टिकली अप है, हमारा मूवमेंट भी वर्टिकली अप है। इसका मतलब दोनों की यूनिट है, जो यूनिट वेक्टर है दोनों के, वो भी सेम डायरेक्शन पॉइंट कर रहे हैं। तो इसका मतलब जो हमारा मोमेंट है वो इन टोटल एज अ वेक्टर, तो पूरा का पूरा वेक्टर ही सेम है अगर मैं इसे क्रॉस के टर्म्स में लिखूं। और ये ज्यादा बेटर है क्योंकि मैंने आर को क्या लिया एज एन आर्बिटरी पॉइंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जो आर है वो एक आर्बिटरी वेक्टर है जो ए को ज्वाइन कर रहा है इसके लाइन ऑफ एक्शन से। इसका मतलब मुझे जो भी पॉइंट कन्वीनियंट लगेगा निकालना, ए को मैं ज्वाइन कर सकता हूँ इन टर्म्स ऑफ वेक्टर्स, मैं उसे चूज करूंगा। मुझे फिर सिंपली क्या करना है, उसका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, और मैं सिंपली उसकी डायरेक्शन मिल जाएगी। अब यहाँ पे मैं दो तरीके हैं डिफाइन करना है मोमेंट को, एक है स्केलर तरीका और एक वेक्टर तरीका। स्केलर में क्या है, हमें ट्रैक रखना पड़ रहा है ज्योमेट्रिकली कैसे चीजें ओरिएंटेड है, कौन सी डिस्टेंस, मतलब कौन सी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, सब चीजें एक दूसरे से परपेंडिकुलर है या नहीं, ये सब चीजों का हमें ट्रैक रखना पड़ा है। लेकिन वेक्टर में हमें ये सब चीजें नहीं सोचनी, हमें सिंपली क्रॉस प्रोडक्ट करना है, जैसा हमें करना भी आता है, सिंपल तरीका है। अगर तुम्हें नहीं पता कि क्रॉस प्रोडक्ट कैसे करते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट होते हैं, तो यू कैन चेक द वीडियो ऑन क्रॉस प्रोडक्ट, उसमें हमने प्रॉपर्ली डिस्कस किया है कि कैसे ये पूरा प्रोसीजर होता है। और नाउ हमें मान के चलो कि हमें पता है क्रॉस प्रोडक्ट होता है, सिंपल तरीका है। अगर मुझे वेक्टर्स निकालना आसानी से हो पा रहा है तो फिर मैं क्रॉस प्रोडक्ट वाले तरीके से जाऊंगा। अगर मुझे विजुअली डिस्टेंस निकल पा रही है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अगर मुझे गिवन है या फिर मेरे पास पता है, तो इन दैट केस स्केलर करना आसान है, और तुम विजुअली उसे देख के इंस्पेक्ट करके उसकी परपेंडिकुलर निकाल के वेक्टर को प्रॉपर्ली डिफाइन कर सकते हो। तो इट्स अप टू यू कि तुम्हें स्केलर वाले तरीके से आना है, वेक्टर वाले तरीके से आना है, बट फाइनली आंसर सेम आएगा क्योंकि है तो फाइनली वेक्टर, तुम किसी भी तरीके से रिप्रेजेंट करोगे रहेगा वही। यहाँ पे एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हमने आर क्रॉस एफ किया, एफ क्रॉस आर करते तो इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता। ये कन्वेंशन के फॉर्म से हमने आर क्रॉस एफ लिया है, तुम अगर उल्टा लोगे तो उसका कन्वेंशन चेंज हो जाएगा, सिंबल चेंज होगा बट डायरेक्शन चेंज होगी ओवरऑल। बट अगर तुम उसको पर्टिकुलर फॉलो कर रहे हो तो तुम्हारा कोई इशू नहीं है, बट एटलीस्ट टेक टू समथिंग अमंग वन ऑफ देम, या तो आर क्रॉस एफ लो या एफ क्रॉस आर। वैसे बेटर है कि टेक द कन्वेंशन आर क्रॉस एफ, ओवरऑल काफी ज्यादा स्टैंडर्डली यूज होता है इन द टेक्स्ट बुक। ठीक है, सो इसके साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। इसमें हमने पर्टिकुलरली डिस्कस किया व्हाट आर द मोमेंट्स, हमने देखा कि किस तरीके से हम कैसे उसे डिफाइन कर सकते हैं दो अलग अलग तरीके से, और हम उसे कैसे विजुअली और एनालिटिकली सॉल्व कर सकते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसको हम आगे काफी ज्यादा एक्सटेंसिव है, तो इसलिए मैं एक बार में डिस्कशन पूरा होगा नहीं, काफी सारे पार्ट्स में से हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय।